सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस कि इमल्शंस की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या है। हम लोग जब इमल्शंस को स्टोर करते हैं तो कुछ स्टोरिंग की वजह से अगर लॉन्ग टाइम स्टोर करते हैं तो कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वही हम प्रॉब्लम्स आज 5 डिस्कस करेंगे जो हालांकि सब इमल्शंस में पाई जाती है। सो इस वीडियो में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस के बारे में बात करेंगे कि वो इनस्टेबिलिटी होती क्या है। ओके, सो शुरुआत करने से जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस क्या होते हैं। हम लोगों ने से कई सारे मेथड पढ़े थे, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। सो ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और ये मेथड्स होते कैसे हैं और इनमें ऑयल और वाटर का रेशियो क्या होता है वो सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया था। तो गाइस, अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है जाके मैं एडवाइस करूँ कि आप वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि वो वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि इमल्शंस बनते कैसे हैं। जब वो बन जाएंगे तब आप उसकी पढ़िए कि उसकी स्टेबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो वाली वीडियो की लिंक आपको यहाँ आई कार्ड में आई होगी, तो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ओके, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इमल्शंस, स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस शुरू करते हैं। इमल्शंस आर फिजिकली अनस्टेबल इफ़ केप्ट और स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मीन्स इसका मतलब है कि अगर इमल्शंस को आप लोग कई महीनों तक या कई सालों तक अगर आप स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ फिजिकल इनस्टेबिलिटी आती है। वो या तो ख़राब हो जाता है या वो अपनी फार्मास्यूटिकल वैल्यू लूज़ कर देता है ना, अगर ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया गया। ओके, सो ये लॉन्ग टाइम में स्टोरेज करने की वजह से ये 5 प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसमें सबसे पहला है क्रीमिंग, क्रैकिंग, फेज इन्वर्शन, कोलेसेंस, जिसको हम लोग फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में कोलेंस लिख के बोल सकता है, कभी कभी फ्लोकुलेशन बोल सकता है, या अगर आप बुक्स में भी देखेंगे तो ये दोनों वर्ड्स जो है काफ़ी इंटरचेंज रूप से लिखे जाते हैं। और फिफ्थ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि क्या है ये चेंजेस। तो सबसे पहला क्रीमिंग है अपना, तो क्रीमिंग पढ़ते हैं। सो क्रीमिंग को आप लोगों अगर डेली लाइफ में अगर इसको रिलेट करना है तो ये बहुत ही आसान है। अगर आप मिल्क को देखें, मिल्क, जब आप मिल्क को खौलाते हैं गैस में तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो मिल्क की मलाई ऊपर आ जाती है, वो जो मलाई होती है उसी को हम लोग क्रीम कहते हैं। या अगर आप चाय भी पीते होंगे तो अगर चाय को भी आप थोड़ी देर के लिए रख दें तो चाय की जो एक मलाई होती है वो चाय के टॉप में बन जाती है। उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्रीमिंग। वही है क्रीमिंग, अगर आप इसको डेली वे में यूज़ करें तो पढ़ते हैं। In creaming, the particles of dispersed phase get accumulated on the top of bottom of the emulsion and form a thick layer. So क्या होता है कि जैसे ही हमारा एक इमल्शन है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा इमल्शन है। ओके, ये इमल्शन देखिए, यहाँ पे इमल्शन था, अगर समझिए यहाँ पे मिल्क था। अब आपने मिल्क को खौलाने में रख दिया, काफ़ी देर तक उसको 5-10 मिनट खोला है, क्या होगा कि उसके ऊपर मिल्क की क्रीम आ जाती है। जो मान लें कि एक मिल्क भी एक नेचुरल इमल्शन होता है, तो मिल्क की एक क्रीम आ जाती है। अब ये देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है क्रीम ऊपर आती है, कभी कभी क्रीम नीचे आती है। अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो मिल्क में क्रीम हमेशा ऊपर आती है, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें जैसे कि जब खोया बनाते हैं तो जो क्रीम होती है वो नीचे बनती है। तो कुछ कुछ इमल्शंस में क्रीम ऊपर बनती है और कुछ कुछ इमल्शंस में क्रीम नीचे बनती है। उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मतलब क्या है कि जो हमें पता है इमल्शन में 2 फेज होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस फेज और एक होता है डिस्पर्स फेज। तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑन द टॉप और बॉटम। मीन्स जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो या तो टॉप में आ जाते हैं या बॉटम में आ जाते हैं, और फिर वहाँ पे वो एक थिक लेयर बना लेते हैं। और इस थिक लेयर बनने की वजह से ऊपर से एक ऊपर क्रीम बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चांसेस है, या तो वो क्रीम अपवर्ड बन सकती है, या तो वो टॉप में बन सकती है, या वो बॉटम में बन सकती है ना। तो अगर वो क्रीम अपवर्ड बने, या तो अपवर्ड या टॉप ऊपर बने, तो वो इमल्शन होगा आपका ऑयल इन वाटर। और अगर क्रीम डाउनवर्ड बने, डाउनवर्ड या बॉटम, तो वो इमल्शन होगा वाटर इन ऑयल। तो ये दोस्तों आपको याद करना होगा कि अगर अपवर्ड बने तो ऑयल इन वाटर होता है, और अगर डाउनवर्ड बने तो वाटर इन ऑयल होता है। इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ये है कि ये जो हमारा कंटेनर है, यहाँ पे इमल्शन था। अब ये समझिए कि ये इमल्शन में हमने देखा कि डाउनवर्ड क्रीमिंग बन रही, क्रीम जो है डाउनवर्ड बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाउनवर्ड क्रीमिंग हो रही है, और इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड क्रीमिंग का मतलब ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ओके, और यहाँ देखें
यहाँ पे क्रीमिंग क्या है, यहाँ पे क्रीमिंग अपवर्ड बन रही है तो अपवर्ड है, और इसका मतलब कौन सा इमल्शन है ये ऑयल इन वाटर इमल्शन है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मिल्क होता है। मिल्क तो क्या है आपका ऑयल इन वाटर इमल्शन है, क्योंकि मिल्क में जो क्रीम होती है वो ऊपर बनती है, और अगर आपको कोई इमल्शन मिले और उसमें क्रीम नीचे बन रही तो आप उसको आग बंद करके बोल सकते हैं कि ये वाटर इन ऑयल इमल्शन है। तो दोस्तों ये है क्रीमिंग, जो हम लोग काफ़ी डेली टू डेली लाइफ वे में देखते हैं, जैसे कि चाय में या मिल्क में। हम लोग तो डेली बेस में चाय और मिल्क में देखते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट्रीज़ में जाएंगे तो कई तरह के इमल्शंस बनते हैं, वहाँ पे कई सारी क्रीमिंग हो जाती है, कभी डाउनवर्ड हो जाती है, कभी अपवर्ड हो जाती है। तो ये क्रीमिंग को हम लोग ऐसे ज़्यादा तक अवॉइड करते हैं, और इस क्रीमिंग को हम लोग ज़्यादा तक शेकिंग के द्वारा रीडिस्पर्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी छोटे हद तक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्रैकिंग। क्रीमिंग अलग है, क्रैकिंग अलग है। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रीमिंग और क्रैकिंग में, इसलिए आपको ये यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है। ओके, सो क्रैकिंग क्या होता है? इन क्रैकिंग द कंटिन्यूअस एंड द डिस्पर्स फेस गेट सेपरेटेड वाइल स्टोरेज। तो मीन्स क्या होता है, क्रैकिंग में क्या होता है, जो कंटिन्यूअस फेज होती है और डिस्पर्स फेज होती है वो अलग हो जाती है। अगर इसको आपको डेली लाइफ में फिर से समझना है तो ये इसका मतलब होता है जब दूध फट जाता है। आपको सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कह रहे हो कि दूध फट गया, तो दूध फटने का मतलब क्या है? दूध फटने का मतलब ये है कि जो दूध था वो एक इमल्शन था, और समझिए ये होती है आपकी कंटिन्यूअस फेज और ये होती है आपकी डिस्पर्स फेज। अब क्या होता है, इमल्शन में ये दोनों थरली मिक्सड होते हैं। देखिए आप आराम से देखिए, ये पूरी तरह से मिक्सड है, ये आराम से पूरी तरह से मिक्सड है। लेकिन हो क्या जाता है, अगर इसकी काफ़ी देर तक स्टोरेज कर दें तो हो क्या जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका क्रैकिंग। और क्रैकिंग से क्या हो जाता है कि ये जो ऑयल फेज़ है ये ऊपर आ जाती है और वाटर फेज़ नीचे रह जाती है, तभी कहते हैं कि दूध फट गया। कि मीन्स जो आपका इमल्शन, अगर आप दूध ले रहे हैं, अगर कोई आप सिरप समझे कि आपने कोई सिरप बनाई, उसमें ऑयल इस तरह से था और वाटर इस तरह से था, आपने उसको 2-3 महीने तक स्टोर किया, 2-3 महीने बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल ऊपर आ गया और वाटर नीचे रह गया, तो ये तो दिक्कत हो गई ना यार। इस वे में तो यार वो दवाई काम ही नहीं करेगी, फ़ायदे नहीं करेगी। इसी को कहते हैं क्रैकिंग। जो सेपरेशन हो गया, ये ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है, ये जो सेपरेशन हो गया ना, इसी सेपरेशन को ही कहते हैं क्रैकिंग। ओके, तो पढ़ते हैं क्या है। तो अगर आपको डेफिनेशन वाइज, मैंने तो आपको सिंपल भाषा में समझाया, डेफिनेशन वाइज अगर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि जो कंटिन्यूअस फेज़ है और डिस्पर्स फेज़ है ये दोनों अलग हो जाती हैं, क्योंकि इमल्शन में तो दोनों साथ में रहती हैं, लेकिन क्या होता है क्रैकिंग में दोनों अलग हो जाती है। कंटिन्यूअस फेज़ अलग अपनी, डिस्पर्स फेज़ अपनी अलग, है ना। और इसकी वजह से जो इमल्शन है वो अपनी थेरेप्यूटिक वैल्यू खो देता है। मीन्स अगर आप अब उस इमल्शन को पिएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये होती किस वजह से है? इट हैपन्स ड्यू टू यूज़ ऑफ रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट। तो अगर आपने इमल्सिफाइंग एजेंट गलत यूज़ किया है तो आपको वहाँ पे क्रैकिंग देखने को मिलेगी। आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप इमल्सिफाइंग एजेंट जो आप यूज़ करें वो सही हो। कभी कभी फैक्ट्री में लोग गलती से गलत इमल्सिफाइंग एजेंट डाल देते हैं और फिर हो जाती है क्रैकिंग, और फिर सारी दवाइयाँ हो जाती हैं ख़राब। ओके, दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से भी क्रैकिंग हो जाती है ना। तभी ये बोला जाता है कि आप दूध जो है वो फ्रिज में स्टोर करें। अगर दूध आपने बाहर रख दी तो वो जल्दी फट जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर भी बहुत एक मेजर इशू है क्रैकिंग वजह से। ओके, और क्रीमिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर क्रीमिंग, जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, अगर क्रीमिंग अगर काफ़ी देर तक के लिए हो जाए तो भी क्रैकिंग हो सकती है। अगर आप क्रीमिंग बहुत देर तक कर सकते हैं, मतलब अगर क्रीमिंग बहुत देर तक है, अगर दूध में मलाई पड़ गई और आपने दूध को छोड़ दिया, है ना, उसको स्टोर नहीं किया अच्छे से, तो उसमें वो दूध फट भी सकता है। तो ये था डिफरेंस दोस्तों क्रीमिंग और क्रैकिंग में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्रीमिंग की जो ये है डेफिनेशन और क्रैकिंग की ये है। ओके, तो यही डायग्रामेटिकली व्यू है इसका कि ये क्रीमिंग में ये हो जाता है और क्रैकिंग में ये हो जाता है। यहाँ पे आपके थोरोली मिक्सड है, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेट हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इट इज़ इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं है। क्रीमिंग तो काफ़ी हद तक रिवर्सिबल है। आप उसको अच्छे से, क्रीमिंग अगर हो गई और आप उसको चम्मच लेके कस के बहुत विगरसली शेक कर दें तो वो रीडिस्पर्स हो जाएगा, वो क्रीमिंग चली जाएगी। लेकिन क्रैकिंग में क्या है, वो इरिवर्सिबल है। इसीलिए जब आपका दूध फट जाता है तो उसको या तो आप उसका पनीर बनाइए या पीने लायक तो नहीं रहता है, ये तो बात श्योर है। चाय नहीं बन सकती, पीने लायक नहीं रह सकता, उसका पनीर बनाइए या कुछ और करिए। ओके, सो
अब थर्ड पॉइंट है आपका फेज़ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन आपको समझ में आ रहा है, इन्वर्जन क्या होता है? उल्टा हो जाना। यहाँ पे चीज़ जो है वो उल्टी हो जा रही है। सो क्या है, पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट द फेज गेट इन्वर्स्ड, मीन्स इसका मतलब है जो फेजेस हैं वो इन्वर्स हो गई है। तो क्या इन्वर्स हो गई है, समझते हैं थोड़ा। तो दोस्तों जो आपकी कंटिन्यूअस है, जो आपकी कंटिन्यूअस फेज है, सॉरी, तो दोस्तों आपकी जो कंटिन्यूअस फेज है वो हो जाएगी आपकी कन्वर्ट डिस्पर्स फेज में, हो जाएगी। और जो आपकी डिस्पर्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी कंटिन्यूअस में। ये होता है, इसी को कहते हैं हम लोग फेज इन्वर्जन। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे इमल्शन है पूरा उल्टा हो गया है, इमल्शन था हमारा ऑयल इन वाटर, बन गया वाटर इन ऑयल। यही समझते हैं। क्या था कि हमारा इमल्शन था वो था ऑयल इन वाटर चेंजेस टू वाटर इन ऑयल, है ना। जो ऑयल इन वाटर था वो चेंज हो गया वाटर इन ऑयल में, और जो वाटर इन ऑयल था वो चेंज हो गया ऑयल इन वाटर में। बस सिंपल डेफिनेशन है, सबसे इजी यही है दोस्तों कि जो यहाँ पे फेज इन्वर्जन है वो उल्टा हो जाता है। ऑयल इन वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर इन ऑयल में, और वाटर इन ऑयल कन्वर्ट हो जाता है ऑयल इन वाटर में। अब ये होता क्यों है? इट हैपन्स बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने इमल्शन में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे कि ये इमल्शन है आपका, ये इमल्शन था, ओके, ये आपका बीकर में इमल्शन था। अब ये आराम से ऑयल इन वाटर था, लेकिन क्या किया आपने, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ये इलेक्ट्रोलाइट और ये इलेक्ट्रोलाइट, और इसको आपने कन्वर्ट कर दिया बैटरी से। अब क्या होगा, बैटरी से क्योंकि आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये अब इन्वर्स हो जाएगा, वाटर इन ऑयल बन जाएगा, ऑयल इन वाटर बन जाएगा वाटर इन ऑयल। ये सबसे बड़ा इसका रीज़न है कि अगर फेज इन्वर्जन हो गया तो इस चीज़ को आप लोग यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी इमल्शन को वाटर इन ऑयल है और आपको उसको ऑयल इन वाटर कन्वर्ट करना है तो आराम से उस पर आप इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, वो फेज़ उसका इन्वर्स हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही बात है, टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भी यहाँ पे फेज इन्वर्जन हो जाता है। और थर्ड बात भी वही है, रॉन्ग इमल्सिफाइंग एजेंट, अगर इमल्सिफाइंग एजेंट आपका रॉन्ग है तो भी ये आपका हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ये तीनों समस्याएं, इस वजह से ही ये फेज इन्वर्जन होता है। क्रैकिंग के भी मैंने बताया कि ये तीन समस्याएं हैं। तो काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज और इमल्सिफाइंग एजेंट को अगर हमने रॉन्ग यूज़ किया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए जब फैक्ट्री में हम लोग इमल्शंस बनाते हैं तो काफ़ी ध्यान रखते हैं कि भाई इमल्सिफाइंग एजेंट रॉन्ग ना लग जाए, वरना पूरा का पूरा दवाइयाँ जो है पूरी ख़राब हो जाएंगी। ओके, सो फिर फोर्थ पॉइंट है अपना कोलेसेंस, जिसको कुछ लोग फ्लॉकुलेशन बोलते हैं। तो बात सेम है, सिर्फ नाम अलग है। पढ़ते हैं। इन दिस द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेस कंबाइन टू मेक बिगर ड्रॉपलेट। तो इसमें क्या है कि जो डिस्पर्स फेस की स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, ये देखिए जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं ये कंबाइन होती है, एक साथ मिल जाती हैं और बना लेती है एक बिगर ड्रॉपलेट। तो ये बिगर ड्रॉपलेट बना लेती हैं, तो इसके वजह से जो इमल्शन है वो अपनी थेराप्यूटिक वैल्यू जो है वो पूरी तरह से लूज़ कर देता है। अगर आप उस इमल्शन को पिएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। इन सम केसेस शेकिंग कैन हेल्प टू रीडिस्पर्स द पार्टिकल्स। तो इसमें भी क्या है कि अगर कुछ केसेस में अगर आप इसको बहुत कस के विग्रेसली शेक कर दें तो ये फिर से रीडिस्पर्स हो सकती है, लेकिन वो कभी कुछ केसेस में। तभी आपको इमल्शंस की जो बॉटल्स होती है उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, तो वो उसी के लिए लिखा होता है क्योंकि यही बात होती है, उसमें कोलेसेंस या फ्लोकुलेशन हो जाता है और ये जो छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़ी ड्रॉपलेट में बन जाती हैं, और अगर आप इसको अच्छे से शेक कर दें तो ये जो है दोबारा रीडिस्पर्स हो सकती है। तो इसकी भी डेफिनेशन बहुत आसान है। इन दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ डिस्पर्स फेस कंबाइन टू मेक अ बिगर ड्रॉपलेट। ओके, फिर दोस्तों पढ़ते हैं फिफ्थ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप इसको सिर्फ इमल्शन में ही नहीं अलग जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई जूस लें और जूस को आप इसे गिलास में रख के छोड़ दें और 2-3 महीने बाद देखें तो जूस का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप देखें कि लौकी का जूस रख दें और उसको 2-3 महीने के लिए बिना फ्रिज में नहीं, ऐसे ही
रूम टेम्परेचर पे रख दें तो उसका जो कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, कभी कभी तो उससे बदबू भी आने लगती है। यही है वो फिजिकल एंड केमिकल स्टेज कि कभी कभी जब इमल्शन को बहुत टाइम तक रख दिया है तो क्या होता है, उससे जो स्मेल आती है वो अलग हो जाती है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसके कभी कभी कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी उसका pH चेंज हो जाता है, कभी कभी उसमें बैक्टीरियाज भी लग जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं वो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस में ही आती है। तो पढ़ते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, जब स्टोरेज करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, द कलर, ओडर एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, pH हो सकता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है pH। तो कभी कभी pH चेंज हो जाता है ना। अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक pH गेट चेंज्ड, दैट इज़ वाई इमल्शंस कम विथ एन एक्सपायरी डेट। तो इसीलिए इमल्शंस में एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप कोई इमल्शन की बोतल खरीदें तो उसमें लिखा होता है बेस्ट बिफोर 24 मंथ या 48 मंथ। मीन्स अगर आप इसको 1 साल पहले ले, अगर 1 साल इसको हो गया इमल्शन को तो वो ख़राब हो जाता है। एक्सपायरी डेट नहीं होती, दवाइयों में भी हर दवाई में एक्सपायरी डेट होती है कि अगर 2 साल हो गए इस दवाई को तो वो दवाई ख़राब हो जाती है। वही बात इधर है कि यहाँ हर इमल्शन में एक्सपायरी डेट भी आती है। क्यों? क्योंकि उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, और अगर फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो गए दोस्तों तो उसकी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं बदल जाएगी। थेरेपेटिक वैल्यू बदल गई तो खरीदने का फ़ायदा क्या, जब दवाई फ़ायदा ही नहीं करेगी। तो इसको प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? इसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि अगर आप उसमें प्रिजर्वेटिव और बफर डाल दें, तो ये लिखा है प्रिजर्वेटिव्स एंड बफर आर एडेड टू प्रिवेंट दिस। तो प्रिजर्वेटिव और बफर डाल दें तो आपका ये जो फिज़िकल एंड केमिकल चेंज है काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है, मतलब काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। पूरी तरह से तो रुक तो नहीं जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाता है। तो जब इमल्शन को ख़राब होना था 1 साल में, वो ख़राब होगी 2 साल में। इस तरह से ये काम करते हैं। और बफ़र होते क्या दोस्तों? बफ़र्स होते हैं हमारे pH चेंज को रेजिस्ट करते हैं। मीन्स अगर आपने इमल्शन में बफ़र डाल दिया तो उसमें pH चेंज नहीं होगा। pH उसका 5 है तो 5 ही बना रहेगा, उससे ना 6 होगा ना 7 होगा ना 4 होगा, pH वही बना रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और 5 वो इनस्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग को इमल्शन में देखने को मिलती है, और हम लोग इससे काफ़ी हद तक ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से इनको ओवरकम कर नहीं पाए हैं। सो यही है आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ जो आपको आएंगी, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये सेक्शन बी में आता है, तो ये आपको काफ़ी मार्क्स गेन करने में मदद कर सकता है। थैंक यू गाइस।